राजकीय कला महाविद्यालय कोटा की बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का हिंदी साहित्य का जो सेकंड पेपर है, द्वितीय प्रश्न पत्र है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसके अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने साक्षात्कार विधा पर बातचीत की। वहां पर ये स्पष्ट रूप से हमने बताने का प्रयास किया कि साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले दोनों के मध्य जो बातचीत होती है उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। हमने आपको बताया था कि साक्षात्कार लेने वाला या भेंट करता या जो इंटरव्यू ले रहा है या जो जिसको सूत्रधार कहते हैं, वो जो साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति विशेष है उस पर कभी भी हावी होने की कोशिश ना करें। सबसे पहले उसका परिचय दे, परिचय के बाद में बहुत ही सहज रूप से बातचीत प्रारंभ करें, छोटे छोटे प्रश्नों से अपनी बात शुरू करें। और यह भी हमने आपको बताया था कि उसे मृदुभाषी होना आवश्यक है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं, चाहे आप टेलीविजन पर आप इस विधा को देख सकते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो एंकर है, जो सूत्रधार है, वो हावी होने की कोशिश करते हैं या जो व्यक्ति विशेष होता है उसे अधिक अवसर प्रदान ही नहीं करते हैं। वो खुद ही बोलते रहते हैं और उसे जो सामने वाला जिसको कि श्रोता दर्शक सुनना चाहता है, वो सूत्रधार को सुनना नहीं चाहता है। वो जो व्यक्ति विशेष है उसे सुनना चाहता है, उसकी बातों को सुनना चाहता है, उसके बारे में जानना चाहता है। लेकिन जो सूत्रधार होता है वो अपनी विद्वता जाहिर करने की कोशिश करता है और जो व्यक्ति विशेष होता है उस पर हावी होने की कोशिश करता है। तो ये इस विधा में जो साक्षात्कार विधा है, इसमें ये सबसे बड़ा अवगुण होता है। अगर कोई सूत्रधार ऐसा करता है तो ये वो गलत करता है। तो इसलिए साक्षात्कार विधा में उसका जो साक्षात्कार लेने वाला है, जो उसका जो सूत्रधार है, जो एंकर है, जो भेंट करता है, उसे बहुत मृदुभाषी होना चाहिए। छात्रों, आज मैं आपको इस कक्षा में ये बताना चाहता हूं कि जनसंचार के जो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है उनकी प्रकृति किस प्रकार की है। एक है श्रव्य माध्यम और एक है दृश्य श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम की बात करें तो आप रेडियो का नाम ले सकते हैं, ये पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है। और दृश्य श्रव्य माध्यम की बात करें तो आप टेलीविजन का नाम ले सकते हैं, आप सिनेमा का नाम ले सकते हैं। अब इन दोनों जो माध्यम है, एक श्रव्य माध्यम है, एक दृश्य श्रव्य माध्यम है, इनकी प्रकृति की बात करें तो छात्रों आप ये मान के चलिए, जैसे श्रव्य माध्यम रेडियो की हम बात करें तो रेडियो पूरी तरह से ब्लाइंड बॉक्स है। वहां आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वहां सिर्फ सुनाई दे रहा है। और जो उसकी जो भाषा होती है वही महत्वपूर्ण होती है। जो प्रस्तुत करता है वो उसकी जो बोलने की जो होती है प्रवृत्ति, वो इस तरह की होनी चाहिए कि जो श्रोता है रेडियो का, उसको बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो प्रस्तुत करता है, जो उद्घोषक है, जो सूत्रधार है, वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है कि जो श्रोता वर्ग है उसके सामने एक बिंब सा आकर के खड़ा हो जाता है, एक चित्र सा आकर के खड़ा हो जाता है। जैसे अगर कोई दुर्घटना घट गई या किसी की मृत्यु हो गई, उसका समाचार दे रहा है, तो उस वक्त जब आप उस सूचना को जब आप तक संप्रेषित करता है तो वो ऐसी भाषा और ऐसा भाषा का जो उतार चढ़ाव है उस रूप में उसको प्रस्तुत करता है कि आपको ये लग जाता है कि ये जो समाचार है, ये सूचना है, ये दुखद सूचना है। इसी तरह से आप देखेंगे कि अगर वो बच्चों का कार्यक्रम बना रहा है तो एक अलग तरह की भाषा का प्रयोग करता है, अलग तरह से तात्पर्य बच्चों की शब्दावली को वो काम में लेता है अपनी प्रस्तुति में। अगर वो महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुति हो रही है तो वहां महिलाओं से संबंधित शब्दावली का प्रयोग किया जाता है।
ये ध्यान रखा जाता है। जो उसका जो जो प्रस्तुत करता है, यही उसकी कला है, यही उसकी कला है। युवाओं के लिए जो कार्यक्रम होता है, युवाणी आदि आदि, इनमें भी युवाओं की जो भाषा होती है उसके अनुसार वो शब्द प्रयोग करता है। अब आप यहाँ पर एक प्रश्न ये कर सकते हैं कि सर भाषा तो एक जैसी होती है, आप हिंदी की बात करें, हिंदी में कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है, उसकी भाषा तो एक जैसी है हिंदी भाषा। तो छात्रों, यहाँ पर मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाषा का स्वरूप एक जैसा हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की भाषा अलग प्रकार की होती है। दूसरी चीज, हर वर्ग की भाषा अलग प्रकार की होती है, और उस वर्ग के अनुसार, उस वर्ग विशेष के अनुसार शब्दावली का प्रयोग करना, यही प्रस्तुतकर्ता की कला होती है। महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं तो उसमें उन शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आपने सखी सहेली कार्यक्रम आता है, अगर आपने कभी उसको सुना होगा, तो जो दो महिलाएं बैठ करके जो बातचीत करती है, उनकी जो भाषा है, उसी तरह की भाषा का प्रयोग वो करती है, यही उनकी कला है। इसी तरह से युवाणी में जो युवा वर्ग है वो किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, ये वहां जो युवाणी प्रस्तुत कर रहा है उसकी कला है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आजकल जो FM चैनल्स चल रहे हैं, उनकी भाषा की और आकाशवाणी की भाषा की अगर हम बात करें, तुलना करें, तो आप ये देखेंगे कि जो FM चैनल्स, प्राइवेट FM चैनल्स की बात कर रहा हूं, वो भाषा को तोड़ते मरोड़ते हैं। वहां पर आप ये कहे कि ये शुद्ध हिंदी बोली जा रही है, वहां शुद्ध हिंदी नहीं बोली जा रही है, वहां पर भाषा को तोड़ा मरोड़ा जाता है। और आकाशवाणी के जो सरकारी चैनल्स हैं, चाहे उसकी कोई सी भी प्रसारण सेवा हो, चाहे स्थानीय प्रसारण सेवा हो, चाहे क्षेत्रीय प्रसारण सेवा हो, चाहे राष्ट्रीय प्रसारण सेवा हो, चाहे विदेश प्रसारण सेवा हो, चाहे विविध भारती हो, ये सारी की सारी जो प्रसारण सेवाएं हैं, ये कार्यक्रमानुसार भाषा का प्रयोग करती है, और यही इनकी विशेषता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ब्लाइंड बॉक्स है, जो अंधा बक्सा है, रेडियो, वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहां शब्दों के माध्यम से ही सारी प्रस्तुति होती है। तो वहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जो श्रोता वर्ग है उसके सामने एक बिंब सा आकर के खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ अगर हम दृश्य श्रव्य माध्यमों की प्रकृति की बात करें, तो श्रोताओं, वहां पर तो आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है, और जो प्रस्तुत करता है वो भी आपको बोलता हुआ, आपसे बातचीत करता हुआ दिखाई दे जाता है। तो उसकी प्रकृति अलग प्रकार की है। वहां की उसकी प्रकृति की एक विशेषता और है दृश्य श्रव्य का भी, कि वहां कुछ चीजें सिर्फ संकेतों में समझा दी जाती है, आपको वो विजुअल बता दिया जाता है, वो चित्र बता दिया जाता है। उस घटना को, ये कोई घटना घट जाती है तो उसको तुरंत आपको वहां पर कैमरा मैन जाकर के, जो संवाददाता जाकर के वहां पर उस घटना के बारे में आपको बता देता है, और संकेत आपको ये मिल जाता है कि घटना ये घटी है। तो वहां पर भाषा के साथ साथ में जो संकेत होते हैं, जो चित्र होते हैं, वो भी बहुत कुछ बयां करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो दृश्य श्रव्य माध्यम है उसकी प्रकृति अलग प्रकार की है, और जो श्रव्य माध्यम है उसकी प्रकृति अलग प्रकार की है। और इनकी जो प्रस्तुति का तरीका है, आप ये मान के चलिए कि रेडियो पर जितने भी कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, हर कार्यक्रम की भाषा अलग अलग प्रकार की होती है। मैंने आपको एक दिन पहले भी बताया था कि जो अगर हम रेडियो की बात करेंगे, श्रव्य माध्यम की बात करेंगे, तो श्रोताओं, ये माध्यम आम बोलचाल की भाषा में बात करता है। आप देखेंगे कि इस पर एक बहुत बड़ा जो विद्वान है, जो बुद्धिजीवी है, वो भी उस कार्यक्रम को बहुत अच्छे चाव से सुनता है, और जो दूर दराज जो अनपढ़ व्यक्ति है वो भी उस भाषा को बहुत अच्छी तरह से समझता है, और बहुत चाव के साथ में उस कार्यक्रम को देखता है और उसको समझता है। तो इस तरह की भाषा का प्रयोग इस आपके श्रव्य माध्यम में होता है। आप ये देखिए कि श्रोता कभी भी शब्दकोश को लेकर के नहीं बैठता है, वहां पर ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है कि श्रोता को शब्दकोश की आवश्यकता ना पड़े। लिखित भाषा,
अब यहां पर आप साहित्यिक भाषा और रेडियो की भाषा में सबसे बड़ा अंतर यही है। साहित्य की भाषा में तो आपके संस्कृत में शब्दावली का प्रयोग भी हो जाता है, अलंकृत शब्दावली का प्रयोग भी हो जाता है, लेकिन रेडियो की भाषा में आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है। हाँ, जो साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं उनको छोड़ करके, जैसे कुछ साहित्यिक प्रोग्राम्स होते हैं वो साहित्यकारों के लिए विशेष प्रसारित किए जाते हैं, उनकी अगर हम बात छोड़ दें तो ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो इसमें जो स्पोकन वर्ड्स प्रोग्राम होते हैं उनकी प्रसारण अवधि बहुत कम रखी जाती है, और जो संगीत से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनकी प्रसारण अवधि लंबी रहती है। उसका कारण आप भी जानते हैं छात्रों, क्योंकि अधिक समय तक एक ही व्यक्ति को सुनना बहुत मुश्किल होता है। श्रोता को कहीं बोरियत ना हो जाए, अरुचि ना हो जाए, इसलिए जो स्पोकन वर्ड्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे वार्ता है, जैसे इनके जो नाटक है, इनकी भी समय अवधि कोई ज्यादा लंबी नहीं होती है। हाँ, साक्षात्कार में जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर साक्षात्कार एक उसमें भाग में पूरा नहीं हो रहा तो 2 पार्टों में उसको प्रसारित किया जाता है। इसी तरह नाटक आदि भी कई पार्टों में, कई भागों में प्रसारित किए जाते हैं। लेकिन जैसे वार्ताओं का जो प्रसारण किया जाता है उसकी अवधि 5 मिनट और अधिक से अधिक 10 मिनट तक रखी जाती है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति एक ही विषय पर अपनी बात कहता है। तो स्पोकन वर्ड्स प्रोग्राम जो होते हैं उनकी प्रसारण अवधि कम रखी जाती है, 5 या 10 या 15 मिनट तक उसकी अवधि होती है। उसके बाद उसकी अवधि नहीं होती है, क्योंकि श्रोता ज्यादा देर तक एक ही व्यक्ति से एक ही विषय पर सुनना पसंद नहीं करते हैं। और जो संगीत के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी अवधि में कोई सीमा नहीं होती है, वो कितनी भी अवधि का हो सकता है, क्योंकि वो मनोरंजक कार्यक्रम है, इसलिए श्रोता उसको सुनना पसंद करता है। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये जो माध्यम है, चाहे श्रव्य माध्यम हो चाहे दृश्य श्रव्य माध्यम हो, सबसे बड़े जस्टिस श्रोता होते हैं, सबसे बड़े निर्णायक श्रोता होते हैं। इसलिए इन माध्यमों पर अगर कोई सिफारिश के आधार पर कार्यक्रम प्रस्तुत करता है तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि श्रोता उसी कार्यक्रम को पसंद करता है जिसमें जो प्रस्तुत करता है उसकी कला प्रभावात्मक होती है, तभी श्रोता या दर्शक उसको देखना और सुनना पसंद करते हैं। तो छात्रों, यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो माध्यम है ना, इनकी प्रकृति अलग अलग प्रकार की है। जो ध्वनि माध्यम है, जो श्रव्य माध्यम है, जिसको रेडियो कहते हैं, ये पूरी तरह से ध्वनि माध्यम है। तो इसकी प्रकृति इस तरह की होती है कि यहाँ सब कुछ भाषा पर, सब कुछ शब्दों पर निर्भर करता है। और दूसरा जो माध्यम है, चाहे आप सिनेमा को ले लीजिए, चाहे आप टेलीविजन को ले लीजिए, ये दृश्य श्रव्य माध्यम है। यहाँ पर भाषा के साथ साथ जो उसका विजुअल है, जो चित्र है, वो भी बहुत कुछ बयां करता है। इस तरह से इनकी प्रकृति अलग अलग प्रकार की है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।